नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो रण क्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला मौका होगा जब घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और भाजपा के साथ मिलकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन सरकार बनाई थी। और उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदला गया। 370 हटने के बाद वहां ये पहले विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें देखना यह होगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर आधारित होकर चुनाव तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरेगी और जनता की क्या उम्मीदें हैं इस चुनाव से। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कश्मीरी पंडितों के लिए क्या होगा इस चुनाव में। इसके अलावा आतंकवाद पर कैसे होगा प्रहार, किसके वादों में कितना होगा दम, कौन बढ़ाएगा विकास की गति और कौन करेगा बेरोजगारी को कम। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा, लेकिन चर्चा करने से पहले आप कुछ खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 4 अक्टूबर को की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यहाँ 87.09 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 44.46 लाख पुरुष और 42.63 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। यहाँ पहली बार मतदान करने वालों की संख्या 3,71,000 होगी। साथ ही कुल 20 लाख से ज्यादा युवा मतदाता मतदान में शामिल होंगे। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रशासन के ये अधीन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार होगा जब घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में हुए थे। इस चुनाव में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और भाजपा के साथ मिलकर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन सरकार बनाई थी। जून 2018 में भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद वहां राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया। 370 हटने के बाद वहां ये पहले विधानसभा चुनाव होंगे। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए सिरे से हुए परिसीमन इस बार इसी के तहत चुनाव होंगे। पिछली बार की तुलना में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट समेत कुल 7 विधानसभा सीटें बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के चलते विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। नए परिसीमन में जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर की 46 से 47 हो गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर की 4 सीटें लद्दाख में चली गयी, यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें हो गयी, जिसे बढ़ाकर 90 किया गया है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में सेना की अतिरिक्त तैनाती की जाएगी। भारतीय सेना पीर पंजाल के दक्षिण में सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बुधवार को चुनावी तैयारियों और आतंकी हमलों की समीक्षा को लेकर रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि सेना नियंत्रण रेखा के नजदीक निगरानी के लिए ड्रोन समेत टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की योजना बना रही है, ताकि आतंकियों की घुसपैठ पर नजर रखी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
So if we now come to the J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 लाख, और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 लाख एंड अबव वुड बी दी यूथ, एंड वी वांट टू फोकस ऑन यूथ एज एम्बेसडर्स ऑफ आर इलेक्शंस। इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी नहीं, और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है, उसमें बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन जो है 3 फेजेस में होने चाहिए। तो आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं इस पे? मैं तो इसका स्वागत करता हूं। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशंस बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूंकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। ये मच अवेटेड था। तो आज अनाउंसमेंट आई और 3 फेजेस में जो उन्होंने कहा 18, 25 और 1 तारीख को यहाँ अंजाम दिया जाएगा, 4 तारीख को काउंटिंग होगी। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक डायरेक्शन थी, जो पहले से ही कमिटमेंट थी कि सितंबर के आखिर तक जम्मू कश्मीर में हाउस बनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। अच्छी पार्टी, अच्छे मैनिफेस्टो को और अच्छे नुमाइंदों को चुन के भेजें, ताकि हाउस बनने के बाद में हम स्टेट रेस्टोर करने की अपनी लड़ाई जारी रखें। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता रोहिल बशीर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति है। रोहिल, जब चुनावी बिगुल बजा, चुनावी बिगुल बजने के बाद राजनीति महकमे में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, जनताओं में कितना उत्साह है, सबसे पहले बताइए वहां की स्थिति। देखिए, लंबे समय से ये मांग थी आम जनता की और साथ ही साथ जो राजनीतिक नेता है उनकी तरफ से लंबे समय से मांग थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा को चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराया जाए। इससे पहले 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा और पीडीपी की गठबंधन सरकार बनी थी। उसके बाद कुछ ही महीने वो सरकार चली थी, लेकिन 10 साल के बाद अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की घोषणा यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से जो की गई है। इन 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ जो है वो बदली है, क्योंकि 2019 में
उसमें 370 को हटा लिया गया। उसके बाद जो राज्य का दर्जा छीन लिया गया, उसके बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बना लिया गया। साथ ही साथ लद्दाख जो उसको अलग केंद्र शासित बनाया गया, उसको काट कर अलग केंद्र शासित जो है वो बनाया गया। तो उसके बाद 10 सालों के बाद जो आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है और अब पूरी तरह से जो है शेड्यूल है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आया है। और इसमें आम लोगों की बात करें तो आम लोग भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। आम लोगों की ये लंबे समय से मांग थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव जो है उसको कराया जाए। तो दूसरी जानब से जो राजनीतिक नेता है, जैसा कि राजनीतिक नेताओं की तरफ से भी लगातार जो है प्रतिक्रिया आ रही है दोपहर से ही, जब से अनाउंसमेंट जो है हुई है विधानसभा चुनाव की। तो हर कोई राजनीतिक नेता जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और उनका यही कहना है कि देर आया दुरुस्त आया। लेकिन स्थानीय लोगों की बात करें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लोगों की एक बड़ी तादाद ने जो है पार्टिसिपेट किया लोकसभा चुनाव में, लगभग 35 सालों का जो रिकॉर्ड टूटा था जिसमें 60% वोटिंग जो है लोकसभा चुनाव में हुई थी। तो उस वजह से इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि जो विधानसभा चुनाव है इसमें लोगों की और ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलेगी। उसके लिए फिलहाल तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल की जो नोटिस है वो पब्लिश की जाएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो इलेक्टोरल रोल जो है वो सौंपा जाएगा। उसके बाद 18 सितंबर को पहले चरण के मतदान में 24 सीटों पे मतदान होंगे और दूसरे 25 सितंबर को दूसरे चरण में मतदान होंगे 26 ठीक है सीटों। रोहिल, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। अब इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जम्मू कश्मीर से शफी यूसुफ जुड़े हुए हैं। मलिक जावेद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद अयाज हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शफी यूसुफ के पास आते हुए, शफी यूसुफ जी, जिस तरीके से चुनाव की घोषणा कर दी गई है 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शफी यूसुफ जी, आपने म्यूट कर रखा है, सबसे पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं मिल पा रही है। आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है सर, आप अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मलिक जावेद भी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो जुड़े हुए हैं। मलिक जावेद जी, जिस तरीके से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव यहां पर होने जा रहा है और इसकी घोषणा कर दी गई है, किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये हर कोई स्वागत करेगा जो लोकतंत्र पर विश्वास करता है, लेकिन ये केंद्र की सरकार जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश था कि सितंबर तक चुनाव होने चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पिछले 5 सालों से जो हम देख रहे हैं कश्मीर में, वो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि केंद्र सरकार दावा करती थी कि वहां पे पत्थर भी नहीं चलता है, और केंद्र सरकार ने ही संसद में बयान में बताया है, वहां के हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है उन्होंने बताया कि 2018 से लेकर 2023 जुलाई तक 308 हमारे जवान शहीद हुए हैं, और मोदी सरकार को भी 70 दिन हो गए हैं जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। 17 आतंकी हमले हो चुके हैं कश्मीर में और 18 जवान हमारे शहीद हुए हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है, इस पे भी सरकार को काम करना पड़ेगा। लेकिन चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले, चुनाव करने से पहले इसको स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड का दर्जा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने संसद में भी बयान दिया है, हमारे गृह मंत्री ने भी बयान दिया है, मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाया जाएगा, उसके बाद चुनाव कराए जाते तो बहुत बेहतर होता। ठीक है मलिक जावेद जी, लौटूंगी आपके पास। एक प्रतिक्रिया शफी यूसुफ जी से भी ले लेते हैं। शफी यूसुफ जी, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी, मिल रही है, बताइए सर। हाँ, देखिए, आज जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए खुशखबरी है। आज आप देख लीजिए, कश्मीर में चप्पे चप्पे लोग बड़े खुश हैं, जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में हिस्सा ले लिया और 1962 के बाद 65% पोलिंग होना, ये जम्मू कश्मीर की एक पहचान हो गई है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब मोदी जी ने फैसला ले लिया और यहाँ पे जो है दफा 370 को हटाया, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को यहाँ के लोग बधाई देते हैं, दुआएं करते हैं कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पहले फेज में जो है हमारे अनंतनाग साउथ कश्मीर में पोलिंग होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं इन भाई साहब को कहना चाहूंगा जो अभी कह रहे थे कि स्टेट होना में वापस मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इनका सुन रहा था जी। मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बड़े सक्षम नेता है जी और उनकी गारंटी पे गारंटी हम लगाते हैं। उन्होंने वादा किया है कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे। जी और दूसरी ठीक है। बात, आज भी इन्होंने मिलिटेंसी की बात की, उसके भी मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। मैं इनको बताना चाहूंगा भाई साहब, आप 5 अगस्त 2019 के बाद कहां गए वो आपके स्टून पेंटर्स, कहां गए वो आपके जो संगवाज, जो क्रॉस फायरिंग में हमारे नौजवान शहीद होते थे, कहां गई वो हड़ताल जो आप कैलेंडर निकालते थे, हर महीने में 20 दिन की हड़ताल हुआ करते थे। आज हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बड़े खुश हैं, टूरिस्ट सेक्टर इतना बढ़ चुका है, अब कश्मीर फ्री मिलिटेंसी हो गया है। अब अभी भी पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा है, अभी भी उन्होंने जम्मू में जो है मिलिटेंट को भेजा है। और हमारा फौज पे हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हमें विश्वास होना चाहिए, हमें पुलिस पे विश्वास होना चाहिए। उनको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और जम्मू भी मिलिटेंसी फ्री होगा। जी ठीक है, यूसुफ जी लौटूंगी आपके पास। अहमद अयाज राजनीतिक विश्लेषज्ञ यानी कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं। चुनाव में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, मतदान भी बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने किया। विधानसभा के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। एम आई ऑडिबल? जी, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी। इसमें कोई खास बात मुझे नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में चुनाव पहली बार नहीं हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए हैं। 1990 से जब से हालात खराब हो गए कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उससे पहले भी इलेक्शन होते रहे और 90 के बाद भी आज तक इलेक्शन होते रहे। तो अब यह है कि इसमें यही एक चीज है कि एब्रोगेशन जब 370 का हो गया, उसके बाद अब पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं 10 साल के बाद। तो इसमें ये एक चीज है कि भाई इलेक्शन हो गए, ये एक बात है इसमें। तो हालांकि इसको भी अभी बहुत बार ये सर्टेनिटी के साथ इलेक्शन का अनाउंस नहीं किया गया। अनसर्टेनिटी इसमें बहुत सी हो जाए नहीं हो जाए, कि ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई इसके दौरान। अब हो गया तो अच्छी बात है, होना चाहिए। जमहूरी निज़ाम में इलेक्शन का काफी रोल रहता है, लोगों के रिप्रेजेंटेशन का काफी रोल रहता है, लोगों के वोट का रोल रहता है, तो अच्छी बात है। अब एक बात सामने इसमें ये भी आ गई कि भाई जहाँ तक किसी अपने हमारे दोस्त ने ये कहा कि भाई अभी हालात की वजह से शायद 370 को एब्रोगेट करने से शायद हालात में सुधार आ गया और इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये सही बात है कि जो हमने पहले भी एनालाइज करा था जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गए, उसमें भी हमने यही कहा था कि इस वक्त पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होगी और शायद उससे भी ज्यादा आज पार्टिसिपेशन हो जाएगी। उसके भी कुछ वजूहात है, टाइम इतना ज्यादा नहीं है तो उस पर भी हम बात करते। तो ये मानने वाली बात है। उसमें कुछ हमारे सामने कुछ और वजूहात, जहां तक 370 को एब्रोगेट करने का ताल्लुक है, उसका वोट परसेंटेज बढ़ने से मुझे नहीं लगता कि उससे वोट परसेंटेज में कोई फर्क पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि 370 को हालात के साथ मिलाना, मैं यूसुफ साहब को बताऊंगा, तो वो उसमें कोई मेल नहीं है। क्योंकि 370 जब 90 से पहले भी इन प्लेस था, तब कोई मिलिटेंसी नहीं थी, हालात खराब नहीं थी। और इसके बाद भी जब हमने 370 हमारे पास था, अगर हम उस वक्त भी चाहते कि सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया जाए जैसे आज हो रहा है, तो शायद उस वक्त भी स्टोन टाइटिंग का जो आज बंद है, नहीं हो रही है, ये भी शायद हो सकती थी। और ये पॉलिटिकल विल की बात होती है, मैं मान लेता हूँ, ये पॉलिटिकल विल की बात होती है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे इसको डील किया जाए। अलबत्ता ये कहना कि 370 को एब्रोगेट करने से हालात में ऐसा सुधार आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे कोई इसके साथ रिलेशन है। अब जहां तक आगे का ताल्लुक है, वेल हम ये मानते हैं कि एक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होगा, इससे ज्यादा होगा जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अभी हो गए हैं, उससे ज्यादा होगा। और अच्छी बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं और जो लोग नए आए हैं, जो लोग नए वोटर्स आए हैं 18 साल से ऊपर, जो इसमें आगे वो इसका एक कंट्रीब्यूशन पाएगा, वो भी वोट करेंगे। और दूसरा 10 साल से के बाद आ रहे हैं, वो भी वोट करेंगे। और तीसरा 370 को एब्रोगेट करने के बाद या उसके दौरान जो सिचुएशन यहाँ पैदा हो गई, उसका जो इम्पैक्ट हुआ वो जरूर हमको इलेक्शन में देखने को मिलेगा और उस वजह से भी वो एक पार्टिसिपेशन, ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का वजह बनेगा। ठीक है। तो बाकी भी वेलकम, गुड स्टेप।
जी ठीक है। जावेद जी, इस बार के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में आपका मुद्दा क्या होगा? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। सबसे नंबर बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, फिर कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की बात जी, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए कि जम्मू कश्मीर में आपका मुद्दा क्या होगा? मैं मुद्दा ही बता रहा हूँ आपको जी। बेरोजगारी नंबर 1 मुद्दा है। और दूसरा जो भी भाई साहब कह रहे थे, मोदी जी की गारंटी दे रहे थे ये, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं 2015 में मोदी जी ने कश्मीर को 80,000 करोड़ का पैकेज दिया था। उस पैकेज का क्या हुआ? वो गारंटी लागू हुई या नहीं हुई? आज जो कश्मीर का युवा है वो सबसे ज्यादा परेशान है रोजगार के लिए, और वहां के जो सेब के जो बागान है, जो किसान है, वो सबसे ज्यादा परेशान है। किस तरीके से इनकी सरकारों ने जो एलजी चला रहे हैं, किस तरीके से बागवानी को नष्ट करने का काम किया है, उस पे भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और किस तरीके से जो हमारे पूर्व राज्यपाल थे मलिक साहब, उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए थे, किस तरीके से कश्मीर में बड़े बड़े घोटाले हुए, वो सब उजागर होंगे। लेकिन वो तभी उजागर होंगे जब फुल स्टेटहुड कश्मीर को दिया जाएगा और मुख्यमंत्री वहां का फैसला लेंगे, जम्मू के लिए भी कश्मीर के लिए भी। जब फैसले लिए जाएंगे तब पता लगेगा। तो वहीं से जावेद जी, लेकिन भ्रष्टाचार का उजागर करना ये कोई चुनावी मुद्दा तो नहीं हो सकता ना? आप वहां के युवाओं के लिए, वहां के लोगों के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर आप बताइए ना कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए? चुनावी मुद्दा क्या है? मेन मुद्दे पे आइए, मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। आज हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ के आ रहे हैं उनको नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है, और सरकारी तो ये नौकरी नहीं निकालते। इन्हें डर लगता है कहीं आरक्षण न देना पड़ जाए। तो सबसे पहले तो युवाओं के जो आज मुद्दा है वो रोजगार का मुद्दा है। एक भी यूनिवर्सिटी कश्मीर में बनाई हो तो बताइए, एक भी मेडिकल कॉलेज कश्मीर में खोला हो पिछले 8-10 सालों में तो बताइए। सारा कांग्रेस का ही काम किया हुआ है, या जो पुरानी सरकारें स्टेट की थी उनको मिलकर जो काम किया था वही काम हुआ है। कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं वहां पे वो बताइए। कुछ भी काम नहीं हुआ है। केवल एलजी के माध्यम से मोदी जी सरकार चला रहे हैं वहां पे, और वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैंने पूछा 80,000 करोड़ का पैकेज दिया गया था, उसका क्या हुआ? बता दें, उस गारंटी का क्या हुआ? नहीं बता पाएंगे। यानी कि कांग्रेस के पास सिर्फ एक मुद्दा है, रोजगार का। अब बीजेपी के पास आते हैं शोफी यूसुफ जी। इनसे जब पूछा गया कि आपके पास मुद्दा क्या है, तो इन्होंने बेरोजगारी के नाम पर केंद्र सरकार को, बीजेपी को तो जमकर घेरा, लेकिन मुद्दा के नाम पर सिर्फ एक ही बताया, बेरोजगारी, यानी कि रोजगार देंगे वहां के युवाओं को। आपके पास क्या मुद्दा है? क्या आपके पास भी एक ही मुद्दा है? दिव्या जी, मैं जावेद साहब को कहना चाहूंगा, अगर कश्मीर में, जावेद साहब आप जब बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, मेहरबानी करके मुझे भी बोलने दे दीजिए। उसके बाद जो आपको बोलना है बोल लीजिए। मैं इनको 1987 का दशक याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और यहां सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। अगर कुछ कश्मीर में जो मिलिटेंसी जो उजागर हुई, अगर हमारे पंडित भाई यहां से भागे, अगर हमारे यहां पे नौजवान कब्रबोश हुए, और मैं जावेद भाई को कहना चाहूंगा ये कांग्रेस की ही देन है। और जब मोदी जी ने 15 में सरकार पकड़ी, और उस वक्त मैं इनसे कहना चाहूंगा, अगर इनको आंकड़ा याद होगा, 13 लाख हमारा नौजवान जो यूथ था वो हाथ फैलाया हुआ बैठा हुआ था। मैं 2015 के बाद इनको कहना चाहूंगा 36,000 करोड़ रुपया जो है मुद्रा बैंक के तहत मोदी जी ने लोन दिया हमारे नौजवानों को। लाखों के तादाद में जो है अपना रोजगार नौजवान कमा रहे हैं। उड़ान के तहत, मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी ने यहाँ पे नौजवानों को बहुत सारा रोजगार दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 42,000 वैकेंसियां थी, जिसमें साफ सुथरे तरीके में कोई चोरी नहीं, कोई धांधली नहीं हुई। उसमें 12,000 वैकेंसियां फिलअप की गई है। और यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बन रहा है, 76,000 करोड़ रुपया। शोफी यूसुफ जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से लौटने की कोशिश करूंगी आपके पास। जावेद भाई को मैं कहना चाहूंगा कि आपने तो गोलियों के सिवा कुछ नहीं दिया। आज अगर यहाँ पे 7 मेडिकल कॉलेज उनकी बात इन्होंने बात की, मेडिकल कॉलेज हमने इंप्लीमेंटेशन कर लिया, हमने यहाँ पे बनवाए, मोदी जी ने बनवाए। एम्स हमारे कश्मीर में है, जम्मू में एक है। यहाँ रोड कनेक्टिविटी मोदी जी ने की। यहाँ मैग्नेमाइज्ड जो रोड हुए फार फ्लंग एरियाज में,
वो मोदी जी ने की। यहाँ एसटी को अगर रिजर्वेशन दिया, मोदी जी ने दिया। यहाँ गुजरू पहाड़ियों को भी अगर रिजर्वेशन देनी, और यहाँ पंडितों को 2 सीटें मखसूस रखी गई, ये भी मोदी जी ने दिया। आपने तो खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया था इसको, जम्मू कश्मीर को, और आज लोग जान चुके हैं। आज जम्मू कश्मीर के अवाम बड़े खुश है। आज वो मोदी जी के विचारधारों के साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए 62 के बाद आप मुझे बताइए 1962 के बाद कब यहाँ पे 60% पोलिंग हुई, 65% पोलिंग हुई। ठीक है शोफी जी, अगर आपका जवाब दिया हुआ हो गया हो तो मुद्दा बता दीजिए। फिर आपका जवाब दिया हो गया हो तो मुद्दा बता दीजिए। जावेद जी भी कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें भी हम सुनेंगे, लेकिन जल्दी से मुद्दा बता दीजिए। हमारा मुद्दा यही है कि यहाँ पे बिल्कुल लोग बड़े खुश हैं। यहाँ टूरिस्ट सेक्टर इतना बड़ा है। आज देखिए कोई होटलिन, टैक्सी ड्राइवर, दुकानदार, आज हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है उसकी माँ परेशान नहीं रहती है। शाम को वो 7 बजे वापस आ जाता है, खुश और सुरवी से वापस आ जाता है। उसकी माँ को टेंशन नहीं रहता था। पहले यहाँ पे गोलियां चलती थी, पत्थरबाजी होती थी, तो आज वो कहाँ गए? आज जम्मू कश्मीर के जावेद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जावेद जी का भी ऑडियो दे दीजिए। 125 लाख लोग जो है वो मोदी जी के विचारधारे में खुश। ठीक है जावेद जी बताइए। देखिए भाजपा वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दिव्या जी, इनसे आज की बात करते हैं तो 40 साल पीछे लेके जाते हैं। 87 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 1400 में क्या हुआ। आज के आंकड़े दे रहा हूं, मोदी जी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है और 70 दिन हुए हैं, 17 आतंकी हमले हुए हैं, 18 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ये आज का आंकड़ा है। और आपकी सरकार ने संसद में बताया, मंत्री जी ने, कि 2018 से लेके 2023 जुलाई 31 तक 308 हमारे जवान शहीद हुए। ये आंकड़ा तो आज का है, आप पीछे जा रहे हो। सब आपकी देन है ना जावेद, सब आपकी देन है। आप लोगों ने दिया हमें, गोलियां तो आपने दी, बंदूक तो आपने दिए ना। आप पीछे जाए तो उस पर आप क्यों मुझे बताइए। गोलियां तो आपने दी ना। आज की बात करें, जो भविष्य की बात लोगों को पता चलना चाहिए। नहीं बढ़ा सकते। आज की बात करिए, आपकी सरकार है, आज आपकी सरकार है। 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है जम्मू कश्मीर में। उस राज की तो बात करनी है ना। और अभी हमारे कैप्टन शहीद हुए 2 दिन पहले। हमारे आर्मी के जावेद जी लेकिन देखा जाए तो 370 हटने के बाद जो स्थिति है उसमें तो सुधार आया ही है। मोदी सरकार ने तो काम किया ही है। हाँ, जब से तीसरे कार्यकाल का जब मोदी सरकार यहाँ पर शपथ ग्रहण ले रहे थे, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव की तारीख भी नजदीक आ रही थी, तो कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। और पहले जो कश्मीर में घटना हुआ करती थी वो जम्मू में शिफ्ट हो गया है। और बीते 3 महीने से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक हो रही है, इससे मना ही नहीं कर सकते, इसे मना नहीं कर सकते, इसे इनकार नहीं सकते। पिछले 3 महीने में जो घटनाएं हैं वो हुई है, लेकिन 2019 के बाद घटनाओं में कहीं ना कहीं कमी आई है। पत्थरबाजी पूरी तरीके से बंद हुआ है। जो छात्र छात्राएं हैं वो स्कूल जाते हैं, जो पर्यटक क्षेत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ापा हुआ है। और ये भी कहना नहीं भूलेंगे कि G20 का भी आयोजन वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। अपने देश के नेता ही वहां जाने से पहले डरते थे, लेकिन अब तो विदेश के भी मेहमान वहां पर आए और शांतिपूर्ण तरीके से G20 का वहां पर आयोजन हुआ है। तो आप इसे कैसे इनकार सकते हैं? मैंने G20 को इनकार किया? पुलवामा की घटना कहां हुई? 44 जवान शहीद हुए हैं, वो घटना कहां हुई? मोदी जी कॉर्पोरेट पार्क में शूटिंग कर रहे थे जब घटना हो रही थी। और सुब्रमण्यम स्वामी इनके भाजपा के नेता है, वो कह रहे हैं कि लद्दाख की 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना ने छीन ली। ये मोदी जी ने 56 इंची सीना दिखाया चाइना को, जो लाल लाख दिखाने की बात करते थे। आज कश्मीर का मुद्दा है, ये मानने के नहीं, ये मानने के नहीं तभी मानेंगे जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर को। पता लग जाएगा इन्होंने कि कितने जुमले जावेद जी, इसमें मानने की कौन सी बात है? ये रिपोर्ट तो सभी के सामने है ना, घटनाएं तो सभी के सामने है ना, कि जब से मोदी सरकार जब तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने गया, तब से आतंकी घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ने लगी। लेकिन उससे पहले की जो स्थिति है उसमें भी तो आप चर्चा कीजिए ना। आप भी तो मानिए ना कि केंद्र सरकार ने काम किया है वहां पर। ठीक है, लौटूंगी आप सभी के पास। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मुझे अक्ल नहीं है या आपको अक्ल नहीं है? हैरान है। मैंने कहा पार्टी डिसाइड करेगी। इसके बाद भी यह सवाल है। 370 इशू रहेगा, धारा 370 इशू रहेगा आपका, क्योंकि कोर्ट का वो आप जम्मू के लोगों से पूछिए, हमारे से मत पूछिए कि 370 जाने से उनका क्या नुकसान हुआ, उनसे पूछिए। फिर इलेक्शन क्यों लड़ते अगर उम्मीद नहीं होती?
उम्मीद पर तो जिंदगी है, जिसको उम्मीद नहीं है उसके पास जिंदगी ही नहीं है। हम लोग चाहते हैं स्टेट उड़ाए, न सिर्फ एनसी, सारी जितनी पार्टी जहाँ की है वो डिमांड करती है कि होना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वादा है कि स्टेट रोड होगा और पूरा स्टेट रोड होगा। तो फारूक अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। इसी बीच हमारे साथ तमाम मेहमान तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे साथ कश्मीरी पंडित सुशील जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, जिस तरीके से चुनाव की घोषणा कर दी गई है, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ एक और चीज हम जानना चाहेंगे कि चुनाव में जो भी पार्टी जीतेगी उससे कश्मीरी पंडित की क्या उम्मीद है? धन्यवाद दिव्या जी, मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जी। मेरे पास कहने के लिए दो बिंदु हैं विशेष तौर पर। पहला ये कि कश्मीरी हिंदू समुदाय इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग थलग पाता है। हमें जैसे अपने हाल पे छोड़ दिया गया है, हमें किनारे कर दिया गया है, हम किसी गिनती में शामिल नहीं हैं, केवल तमाशबीन होकर रह गए हैं, ऐसी परिस्थिति है। और वो क्यों है मैं बताता हूं। हम 35 सालों से अपने घर नहीं जा पाए कश्मीर में, जहां पर हम मतदाता थे। तो कश्मीर के विषय में वोट किसे दें, कहां दें, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्यों दें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम वहां की बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग उन मतदाता सूचियों से निकाल बाहर फेंके गए हैं, और जहां वो रह रहे हैं वहां की मतदाता सूचियों में है नहीं। और बहुत से लोग तो जम्मू कश्मीर के बाहर छितर गए हैं, कोई कर्नाटक में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई राजस्थान में है, कोई मध्य प्रदेश में है, बहुत से तो एनसीआर में है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, हिमाचल में है। तो वो इस चुनाव से जी हम अपने घर नहीं लौट पाए तो चुनाव में कैसे वोट दे पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस पूरे कालखंड में हम किसी प्रशासनिक नीति के, किसी निर्णय के बीच में कारण नहीं थे, कारक नहीं थे। हमको अलग थलग छोड़ करके नीतियां और कारण बने, निर्णय हुए। तो इस प्रक्रिया से जुड़ पाना बड़ा कृत्रिम सा लगता है। दूसरी बात यह है कि चुनाव एक साधन होते हैं, साध्य नहीं होता कि चुनाव के लिए चुनाव कराए जाए। चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन चलाया जाए, और वह प्रशासन क्योंकि चुना हुआ है व्यक्तियों के प्रति, नागरिकों के प्रति संवेदनशील हो, इस अपेक्षा से होता है। लेकिन यह किसी भी स्वस्थ समाज, लोकतांत्रिक समाज, शांति प्रिय समाज, विकासशील समाज में संभव है। जिस समाज पर जिहाद हावी हो, जहां नरसंहार हुआ हो, जहां चप्पे चप्पे पर हमें सुरक्षा तैनात करनी पड़ रही हो, जहां आए दिन हम अपने बेटों को, भाइयों को एनकाउंटर्स में खो रहे हो, जहां के रहने वाले वहां अपने घर लौट कर जाने में दहशत महसूस करते हो, और जो चले भी जाएं वो मारे जाते हो, उन्हें न्याय नहीं मिलता हो, उनके लिए ये चुनाव मजाक है, एक क्रूर और भद्दा मजाक है। तो ऐसी स्थितियों में मैं बात पूरी कर लूं। जी पूरी अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे। 5 साल से तिहाड़ में बंद एक जिहादी चुन लिया गया। ये आपके लोकतंत्र के गाल पर तमाचा नहीं है तो क्या है? ये मजाक है लोकतंत्र का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो लोग घुस के आ रहे हैं जो इसको भीतर से ध्वस्त करना चाहते हैं, और हम लोकतंत्र का चुनाव के रूप में एक पर्व मनाने पर ताली पीट रहे हैं। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो ये 2 बिंदु मुझे कहने थे। धन्यवाद सुशील जी। लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि 370 धारा लागू होने के बाद यहाँ पर तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या 370 धारा लागू होने के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए राहत की कोई खबर, या फिर क्या अब कश्मीरी पंडित वहाँ पर चैन की सांस ले पा रहे हैं, जिस तरीके से दावा किया जाता है राजनीतिक लोगों की तरफ से? दिव्या जी, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना
भारत की राजनीति का एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय था और ये एक अदम्य राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक था। देश के लिए बहुत अनुकूल निर्णय था क्योंकि इसकी छत्र छाया में पिछले 75 वर्ष केवल जिहाद पनपा। लेकिन ये पहला चरण था, ये पहला कदम था। इसे हम आखिरी कदम मान करके और कुछ ना करें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। ये कदम था। इसके बाद हमें वहां की व्यवस्था में से बीन कर जिहादी तत्वों को हटाना था। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एकेडेमिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, आर्ट हो, कल्चर हो, सिविल सोसाइटी हो, ट्रेड यूनियंस हो, हर क्षेत्र में जहां जिहाद का शिकंजा कसा हुआ था उसको ढीला करना था, उसका जबड़ा तोड़ना था, उसकी रीढ़ पर वार करना था। पत्तियां और टहनियां छांटने से जिहाद खत्म नहीं होता है, उसकी जड़ पर, उसके तने पर वार करना था। लेकिन 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जिहाद का दिल जीतने की कोशिश की गई जो दुनिया में कहीं नहीं हो पाया। और अब फिर से कश्मीरी हिंदू इस पूरी प्रक्रिया में कहीं दूर दूर तक नहीं थे। उस नीति में, उस निर्णयों में, उस सोच में, उस दृष्टिकोण में कहीं पर उन्हें स्थान नहीं मिला, बल्कि पिछले दरवाजे से 370 के कुछ प्रावधान वापस आ गए जिनको हम डोमिसाइल नोटिफिकेशन कहते हैं। ये गजेटेड नोटिफिकेशन 31 मार्च 2020 को छुपते छुपाते लॉकडाउन के बीच में लाया गया और इसमें तय किया गया कि कश्मीर में 15 वर्षों से लगातार रहने वाले लोग ही वहां के स्थायी नागरिक माने जाएंगे और उन्हीं को वहां की सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा। तो ये जो दोगली नीति है, नीतियों में निरंतरता की कमी है, पाखंड है और देश के साथ छल और द्रोह करने की प्रवृत्ति है, उस व्यवस्था में जो ये ढिंडोरा पीटती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, असहनीय है। उस हिंदू समाज के लिए असहनीय है जो इस सत्ता अधिष्ठान की तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। ठीक है सुशील जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए थे, शोफी यूसुफ जी भी जुड़े हुए थे, मलिक जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजनीतिक विशेषज्ञ अहमद अयाज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपने देखा कि तमाम दावे और वादे तो किए जाते हैं कि धारा 370 हटने के बाद वहाँ पर जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए ये की गई, वो की गई। जब आज कश्मीरी पंडित हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे तो आपने उनके दर्द को सुना, आपने सुना कि किस तरीके से राजनीतिक दावे तो तमाम किए जाते हैं, आतंकवाद पर लगाम भी लगाया गया है, लेकिन कश्मीरी पंडित अभी भी उम्मीद लिए बैठे हैं क्योंकि अभी भी जिहादियों का जो आतंक है वहां पर जारी है। रण क्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।